अरे, तुमने तो कहा था कि तुम गाड़ी चला रहे हो, तो टैक्सी लेकर यहाँ क्यों आए? अभी ध्रुव माँ को कुछ समझाता तभी यशिका की माँ आ गई और ध्रुव का मजाक बनाते हुए बोली। यशिका के सवाल पर ध्रुव ने ईमानदारी से जवाब दिया। यहाँ आते वक्त तो मैंने अपनी कार किसी और को दे दी। ध्रुव की बात सुनकर यशिका ने अपना आपा खो दिया। शट अप ध्रुव गिल, क्या तुम मेरे आगे इस तरह से डींगे हाँकना बंद करोगे? तो तुम्हारे पास कार थी और तुमने किसी और को दे दी? वाह, जाकर पहले अपनी माँ के रहने का जुगाड़ तो कर दो, तब कार बांटना। तुम्हारे जैसे लोगों से मिलने पर ही मुझे घिन आती है। यशिका गुस्से में बोलती जा रही थी। अभी तुम्हारी माँ मुझसे नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश कर रही थी और मुझसे कह रही थी कि मैं अपने दोस्तों से तुमको मिलवाऊं ताकि तुम्हें कुछ नया सीखने को मिले। तुम और तुम्हारी माँ को आखिर हो क्या गया है? अगर मेरे साथ की लड़कियों को पता भी चल गया कि तुम्हारे जैसे लोग भी होते हैं तो मुझ पर हंसेंगी। उनकी तो जिंदगी ही खराब हो जाएगी, क्योंकि तुम ऐसे इंसान हो जिसके पास कोई सेल्फ रिस्पेक्ट या कोई सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है। अब जाकर ध्रुव ने यशिका की तरफ देखा। सवेरा होने वाला था। यशिका अपने नाइट सूट में अपनी कमर पर हाथ रखकर खड़ी थी। यशिका और ध्रुव ने एक दूसरे को कई सालों से नहीं देखा था। वो और भी ज्यादा सुंदर हो गई थी, पर उसकी आवाज आज भी उतनी ही बुरी थी। यशिका काफी सुंदर लग रही थी, लेकिन वो पहले से कहीं ज्यादा मतलबी थी। यशिका भी ध्रुव को देख रही थी। उसे ध्रुव काफी हैंडसम लगा, पर फटीचर और डींगे मारने वाला। ध्रुव ने यशिका की बातों को इग्नोर करते हुए कहा। पिछले कुछ घंटों से मेरी माँ का ख्याल रखने के लिए धन्यवाद। मैं अभी उन्हें किसी होटल में ठहराने जा रहा हूँ। तुमने जो कुछ भी किया उसके लिए थैंक्स। ध्रुव माँ को यादव फैमिली के साथ नहीं रखना चाहता था। यशिका की फैमिली इतनी अमीर नहीं थी जितना वो शो ऑफ कर रही थी, और यशिका भी कोई बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी। उसने अपनी ग्रेजुएशन लंदन से की थी, पर इस समय वो क्या काम करती है ये किसी को नहीं मालूम था। यशिका ने देखा कि ध्रुव जाने वाला है, तो वो जल्दी से अपने घर के चबूतरे से नीचे उतर कर आई और ध्रुव के सामने आकर बोली। क्या होटल में ठहरोगे? यहाँ आसपास के सभी होटल पूरी तरह से बुक हैं और यहाँ पड़ोस के सस्ते होटल को खाली करा दिया गया है। वो सभी जल्द ही डिमोलिश्ड किए जाने वाले हैं। तुम्हारे पास एकमात्र ऑप्शन दी ओबरॉय है। ध्रुव ने देखा उनकी बस्ती के सामने दी ओबरॉय रोशनी में नहाया हुआ खड़ा था। ध्रुव दी ओबरॉय की तरफ देख ही रहा था कि यशिका ने फिर से कहा। उसके शब्दों में नफरत छलक रही थी। ध्रुव गिल, तुम्हें पता है कि मैं सच में तुमसे बहुत नफरत करती हूँ। तुम्हें अपनी माँ की तरह बनना चाहिए। जो है उसे एक्सेप्ट करना सीखो। एक बात और, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें झूठा ही क्यों फंसाया था? क्योंकि तुम्हें झूठा बदनाम करने के लिए कहा था कि तुम मुझे नहाते हुए देखते हो, इसलिए क्योंकि तुम गरीब थे। फिर भी ऐसे बात करते थे जैसे दुनिया के सबसे अमीर बाप की औलाद हो। दिखावे से बाहर आओ और सच्चाई का सामना करो। ध्रुव ने अपना सिर पीछे घुमाया और पाया कि अंधेरे में दी ओबरॉय रोशनी में चमक रहा था और जिसे 1 मील की दूरी से साफ देखा जा सकता था। दी ओबरॉय एक 5 स्टार होटल था। माँ, तो चलो फिर हम लोग दी ओबरॉय में रुकेंगे। ध्रुव ने यशिका की बातों को इग्नोर करते हुए अपनी माँ की तरफ मुड़ते हुए कहा। माँ ने जब सुना तो हैरानी से ध्रुव से पूछा। तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? क्या तुमको पता नहीं कि एक 5 स्टार होटल में रुकने में कम से कम 1000 रुपए रोज के लगेंगे? माँ की नासमझी भरी बात सुनकर यशिका जोर से हंस पड़ी और बोली। आंटी, आप बहुत भोली हो। दी ओबरॉय में एक रात रुकने में कम से कम 25,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक का खर्च आता है। फिर अपनी हंसी रोककर सीरियस टोन में बोली। ऐसा नहीं है कि मैं अपने घर में आपको रख नहीं सकती हूँ, लेकिन आपका बेटा बड़ी बड़ी फेंकने में माहिर है, इसलिए आप एक बार किसी 5 स्टार होटल में रुकाइए। और हाँ, आपने मुझसे अपने दोस्तों को ध्रुव से मिलवाने के लिए कहा था ना, एक बार ध्रुव को ठीक से देखिए। क्या कोई लड़की उसे पसंद करेगी? ठीक है, मैं ध्रुव को अपने दोस्तों से मिलवा दूं, लेकिन क्या ध्रुव में उनका सामना करने की हिम्मत है? यशिका की बात सुनकर माँ ही नहीं बल्कि ध्रुव भी बहुत अनकंफर्टेबल हो गया था। ध्रुव को समझ में नहीं आ रहा था कि यशिका के दोस्त ऐसी कौन सी दुनिया से आए थे और यशिका को इतना गुमान किस बात का था। और कोई दिन होता तो शायद ध्रुव यशिका को उसके हाल पर छोड़ देता, पर माँ के सामने ध्रुव को बोलना ही पड़ा। यशिका, तुम्हें पता भी है कि तुम्हें अपने बारे में कितनी गलत फहमी हो गई है? ऐसे कौन से लोग हैं जिनके सामने जाने के लिए हिम्मत की जरूरत होती है? मैं एक बार जरूर देखना चाहूंगा। दरअसल ध्रुव देखना चाहता था कि यशिका की दोस्ती किन लोगों से है। ध्रुव की बात पर यशिका ने टॉन्ट मारते हुए कहा। क्या तुम में सच में इतनी हिम्मत है? ठीक है, अगर तुम में सच में इतनी हिम्मत है तो चलो
कल मिलते हैं। अभी जाकर अपनी माँ को सुलाने के लिए कहीं फुटपाथ देख लो। इतना कहकर यशिका झूमती हुई वापस अपने घर में चली गई। यशिका के जाने के बाद माँ ने ध्रुव को घूर कर देखा। उसकी निगाहें ध्रुव से कह रही थीं कि उसने यहाँ आकर सारे किए कराए पर पानी फेर दिया, अब कहाँ रहेंगे। ध्रुव ने एक टैक्सी बुलवाई और माँ को कार में बिठा दिया। टैक्सी में बैठते ही माँ ने पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? ध्रुव ने टैक्सी ड्राइवर से कहा। दियोबरॉय ले चलो। ये टैक्सी ड्राइवर यहाँ पास में ही रहता था और ध्रुव को जानता था। वो इतनी देर से सारी बातें सुन रहा था। इस एरिया में काफी सारे घर जलकर राख हो गए थे और सरकार की तरफ से सभी को मुआवजा भी मिल रहा था, लेकिन ध्रुव का नाम इस लिस्ट में नहीं था। साथ ही टू बी डिमोलिश्ड लिस्ट में ध्रुव का घर नहीं था। टैक्सी ड्राइवर के साथ साथ बाकी सभी लोगों को भी यही लग रहा था कि ध्रुव की माँ की गलती से आग लगी थी, शायद इसलिए उन्हें मुआवजा नहीं मिल रहा था। लेकिन सच्चाई ध्रुव जानता था कि ये सारा काम निहाल का था। निहाल जानता था कि माँ का अपना पुराने कच्चे घर से कितना लगाव है, इसलिए उसने इस पूरी बस्ती को खरीद लिया था। लगभग 50 एकड़ में फैली ये बस्ती इस समय ध्रुव की थी। दियोबरॉय का नाम सुनकर टैक्सी ड्राइवर एक पल के लिए हैरान रह गया। उसे ध्रुव की बात पर यकीन नहीं हो रहा था। फिर उसने हिम्मत करते हुए कहा, देखो बेटा, मैं तुम लोगों को अच्छे से जानता हूँ। दियोबरॉय बहुत महंगा होटल है, वहां रुकने में हजारों का खर्चा आता है। फालतू दिखावे में अपने पैसे ऐसे बर्बाद मत करो। तुम्हारी माँ ने बहुत मुश्किल से तुम्हें पढ़ाया है। कुछ ऐसे काम करो जिससे तुम्हारी माँ को तुम पर गर्व हो। टैक्सी ड्राइवर अभी शायद और भी लेक्चर देता, उससे पहले ही ध्रुव ने कहा, चलो आप जल्दी करो। जब टैक्सी ड्राइवर ने देखा कि ध्रुव को उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो वो समझ गया और तुरंत चल पड़ा। जब वो दियोबरॉय पहुंचे तो ध्रुव सीधे अंदर चला गया। रिसेप्शनिस्ट ध्रुव और उसकी फटेहाल माँ को अंदर आता देखकर बहुत हैरान थी। उसने मन ही मन कहा, ऐसे लोग भी यहाँ आने की हिम्मत करने लगे। क्या ध्रुव को यहाँ कमरा मिल पाएगा? क्या ध्रुव माँ को यहाँ रुकने के लिए मना पाएगा? सर, हमारे सारे डिस्काउंटेड रूम फुल हो गए हैं। आई एम सॉरी, यहाँ आपको जगह नहीं मिल पाएगी। रिसेप्शनिस्ट ने ध्रुव को देखते ही उसे मना कर दिया। ध्रुव ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं यहाँ डिस्काउंटेड रूम के लिए नहीं आया हूँ, मुझे आपका द बेस्ट प्रेसिडेंशियल स्वीट चाहिए। वैसे वो मेरी माँ है, अगर वो पूछें तो उन्हें कहना कि आप ये कमरा भारी डिस्काउंट में दे रही हैं और आज रात के लिए इस कमरे की कीमत केवल 2000 रुपए है। ये रही तुम्हारी टिप के रूप में 1 लाख रुपए अलग से। क्या? रिसेप्शनिस्ट ने ध्रुव का अंदाज देखा और 5-500 की 2 गड्डियां देखी तो दंग रह गई। अगली सुबह दियोबरॉय में ब्रेकफास्ट मुफ्त था, पर ध्रुव को जल्दी से जल्दी निहाल से मिलना था। जब यशिका उठी तो लगभग दोपहर हो चुकी थी। उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड को मैसेज किया, बगैर किसी के साथ रात बिताए तेरा खाना कैसे बचेगा? मैंने आज रात तेरी रात रंगीन करने के लिए किसी को ढूंढ के रखा है। रात बिताने के नाम पर छाया ने एक इमोजी भेज दी। वो कौन है जिसके बिस्तर पर तुम मुझे भेजना चाहती हो? छाया ने तुरंत सवाल दाग दिया, जिस पर यशिका ने मैसेज भेजा, वो एक रियल एस्टेट कंपनी का मालिक है। अपने बाप का बिजनेस संभालना शुरू किया है। काफी यंग है और एकदम ठरकी है। क्या तुम जाना चाहोगी? अगर नहीं जाना तो अभी बता दो, मैं किसी और को भेज देती हूँ। जैसे ही छाया ने सुना कि उसका क्लाइंट रियल एस्टेट कंपनी का मालिक है, वो समझ गई कि यशिका ने उसके लिए एक मोटी पार्टी ढूंढी है। उसने तुरंत खुशी से मैसेज भेजा, मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं जरा सिडक्टिव सा मेकअप तो कर लूं, तब तो रात रंगीन कर पाऊंगी। यशिका ने जवाब में कहा, फिर ठीक है, उसे आज रात तुम अपना दीवाना बना देना। उसे हमारे साथ ड्रिंक कराने की जिम्मेदारी तुम्हारी। साथ ही एक बात और, हमारा घर टू बी डिमोलिश्ड लिस्ट में है और उसकी कंपनी को ही इसका ठेका मिला है। इसलिए अगर तुमने उसे खुश कर दिया तो तुम माला माल हो जाओगी। दोनों सहेलियां अपनी प्लानिंग के बारे में सोच सोच कर खुश थीं। यशिका के मैसेज के जवाब में छाया ने लिखा, तुमको रीलोकेशन का पैसा मिल जाएगा और मैं एक रियल रिच के साथ सो सकूंगी। दोनों के मजे होंगे। इतना कहने के बाद छाया तैयार होने लगी। सारी बात खत्म होने के बाद अचानक यशिका ने एक और मैसेज भेजा, वैसे रियल एस्टेट वाले के अलावा एक और भी है जिससे हमें आज शाम को मिलना है, जिसके लिए मैंने तुमको खास तौर पर बुलाया है। उसका नाम है ध्रुव गिल। तुमने उसे क्यों बुलाया है? ये वही है ना जिसकी माँ तुम्हारे घर में रुकना चाहती थी? यशिका, तुम मुझे उससे क्यों मिलवाना चाहती हो? ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? ध्रुव का नाम सुनकर छाया थोड़ा गुस्से में लग रही थी। जवाब में यशिका ने कहा, डोंट वरी, वो एक लूजर है। उसे बुलाने के पीछे मेरा एक ही कारण है,
वो खुद को ऐसा दिखाता है जैसे बहुत पैसे वाला हो। मुझे वो बचपन से ही पसंद नहीं है। मुझे उसको सबक सिखाना है। आज उसे हम मिलकर झाड़ पर चढ़ा देंगे। और वैसे भी तुमने कई दिनों से अच्छा खाना नहीं खाया होगा। यशिका के मैसेज पर छाया ने हंसते हुए इमोजी भेजकर लिखा, ठीक है, चलो आज शंग्रीला होटल में एक टेबल बुक करवाते हैं। छाया को जवाब में यशिका ने लिखा, शंग्रीला? क्यों? उस गरीब आदमी का दिवाला निकालना चाहती हो? दोपहर के 5 बजे थे। शांग्रिला होटल के कैफे में निशा ने मुड़कर तृप्ति से कहा, देखो, ये मेरा काम है तृप्ति, इसलिए तुम्हें यहाँ मेरे साथ आने की कोई जरूरत नहीं है। पिछले दिनों में जिंदल फैमिली आसमान से जमीन पर आ चुकी थी। एक तो सारा इन्वेस्टमेंट एंजल टीवी शो में कर दिया गया था, उस पर सारा बिजनेस जस्सी फैमिली को मिल गया था। शो भी उतना सक्सेस पाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा था और जिंदल फैमिली को अपना रिटर्न जस्सी फैमिली से ही मिलने वाला था। जस्सी फैमिली के पतन के बाद जिंदल फैमिली को चैन की एक सांस भी नसीब नहीं हुई। उस रात निशा सो ही नहीं पाई। उसे लगातार केवल बिजनेसमैन के ही कॉल आ रहे थे। सभी जिंदल फैमिली के साथ अपना बिजनेस रिलेशन खत्म करना चाहते थे। तृप्ति ने अपनी बहन को समझाते हुए कहा, निशा, जिंदल फैमिली उतनी ही मेरी है जितनी तुम्हारी, इसलिए मैं तुम्हारा साथ देने आई हूँ। तृप्ति की बात पर निशा ने फीकी सी मुस्कान के साथ कहा, मैं यहाँ सिर्फ दूसरे कुछ बिजनेस के बारे में बात करने आई हूँ, इसलिए तुमको यहाँ आने की जरूरत नहीं है। साथ ही तुम अभी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, इन सबको मैं संभाल लूंगी। निशा ने तृप्ति का सिर थपथपाया और चली गई। तृप्ति को बहुत बेचैनी महसूस हो रही थी, क्योंकि वो भी अपनी फैमिली की कुछ मदद करना चाहती थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसकी बहन एक ही बात बार बार दोहरा रही थी। ध्रुव से दूर रहना भी एक तरह से जिंदल फैमिली की मदद ही है। निशा कैफे में गई और काफी देर तक इंतजार करती रही। वो जिस शख्स से मिलने आई थी वो काफी देर से नहीं आया था। निशा उसे बार बार फोन कर रही थी, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। निशा के पास कोई और चारा नहीं था, क्योंकि उसे मदद की जरूरत थी। वो अच्छे से जानती थी कि अमीर लोग हमेशा ऐसा ही करते हैं, वो कभी समय पर नहीं आते। काफी वक्त बीतने के बाद भी सेकंड पार्टी की तरफ से कोई कॉल नहीं आई। निशा काफी केपेबल थी, लेकिन उसे हकीकत का सामना करना ही था। जिंदल फैमिली ढह चुकी थी और फैमिली के बचने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी। पूरी दिल्ली में सभी जानते थे कि जिंदल फैमिली जस्सी फैमिली के बिना कुछ भी नहीं है। अगर जस्सी फैमिली को कुछ भी हुआ तो सभी इन्वेस्टर्स तुरंत जिंदल फैमिली को बाहर कर देंगे। निशा को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है। तभी उसके फोन पर ईशान अंकल का मैसेज आया। ईशान ने उसे मैसेज किया था, मैंने कुछ जानकारी निकाली है। ये जो डेमोलिशन प्रोजेक्ट चल रहा है ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इसमें वो एरिया भी आता है जिसे तुमने किराए पर लिया था। ईशान ने निशा को कुछ कॉन्टैक्ट्स और प्रोजेक्ट से जुड़े कुछ लोगों के बारे में जानकारी भेजी थी। साथ ही लिखा था, वो काफी अमीर लोग हैं, रियल एस्टेट और ठेकेदारी से जुड़े हैं। वो बुरे काम भी करते हैं। मेरा मतलब समझ रही हो ना? एक लड़की होने के नाते मैं तुम्हें इतनी ही सलाह दूंगा कि अपना ख्याल रखना और प्यार से काम करना, किसी को नाराज मत करना। तुम्हारे सभी पुराने इन्वेस्टर भी उस एरिया में हैं, इसलिए तुमको पता होगा कि आगे क्या करना है। ईशान की बातें निशा को समझ में आ गई थी, पर वो काफी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। क्या एक लड़की के लिए काम करना इतना मुश्किल है? रियल एस्टेट कंपनी के जिस शख्स से निशा मिलने आई थी वो एक कम उम्र का लड़का था, जो अपने पापा के फैमिली बिजनेस को संभाल रहा था। जिस जगह पर निशा ने इन्वेस्ट किया था वो डिमोलिश्ड जोन में नहीं आती थी और डिमोलिशमेंट का ठेका उसकी कंपनी को ही मिला था, इसलिए निशा उससे मिलना चाहती थी। काफी देर इंतजार करने के बाद निशा को जब कोई जवाब नहीं आया तो निशा ईशान अंकल के भेजे कॉन्टैक्ट्स को टेक्स्ट मैसेज भेजने लगी। जल्द ही ध्रुव को अपने फोन पर एक अननोन नंबर पर एक मैसेज मिला, जिसमें लिखा था, हे रिच मैन, मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि क्या आज रात तुम खाली हो? ध्रुव को किसने मैसेज भेजा था? क्या सभी लोग एक ही जगह मिलने वाले थे? क्या निशा अपनी फैमिली को बचा पाएगी? जिस समय ध्रुव को यह मैसेज मिला वो यशिका और छाया से मिलने शांग्रिला होटल जाने की जल्दी में था। जब उसने अनजान नंबर से आया मैसेज देखा तो बस इतना रिप्लाई कर दिया, ओके। निशा ने अपना फोन पकड़ा हुआ था, उसके होंठ थरथरा रहे थे। वो हमेशा से लोगों को लेकर न्यूट्रल रहती थी, लेकिन उसे ये उम्मीद नहीं थी कि ईशान अंकल के भेजे लोग, जिसमें ज्यादातर लोग कॉन्ट्रैक्टर या रियल एस्टेट डीलर्स थे, ये लोग भी उसे इतना कोल्ड रिप्लाई देंगे। निशा देखकर हैरान थी। उसने जितने लोगों को मैसेज भेजा था उसमें केवल एक ही रिप्लाई आया था, ओके। दिल्ली में जिंदल फार्मा के सीईओ को लोग उसकी सुंदरता के लिए जानते थे। दिल्ली यूनिवर्सिटी के लोग आज भी निशा की खूबसूरती के कारण उसे याद करते थे। कई लोग जिंदल फार्मा में केवल इसीलिए काम करना चाहते थे कि कभी कंपनी के सीईओ को देखने का मौका मिल जाएगा। पर आज उसे जवाब मिला
ओके। ध्रुव का जवाब देखकर उसे समझ में नहीं आया कि क्या करे। अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए निशा ने जवाब दिया, मैं आपको एक डिनर के लिए इनवाइट करना चाहती हूँ। आप कब फ्री हैं? निशा के मैसेज भेजने के बाद दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। निशा काफी देर तक इंतजार करती रही। जिससे वो मिलने आई थी वो तो आया ही नहीं था, और जिन लोगों को मैसेज भेजा उसमें कोई जवाब नहीं दे रहे थे। एक ने जवाब दिया तो अब चुप हो गया था। निशा सोच सोच कर फ्रस्ट्रेट हो गई थी। कुछ देर की झिझक के बाद निशा ने उस शख्स को भेजने के लिए अपने मोबाइल कैमरे से कुछ सेल्फीज ली। सेल्फी लेने के बाद उन्हें पता चला कि सेल्फी का एंगल थोड़ा गलत है। काफी देर तक अपने मोबाइल से फोटो लेने के बाद निशा ने अंत में एक सख्त फैसला ले लिया। उसने अपनी शर्ट का कॉलर बटन खोलकर एक और सेल्फी ली। निशा ने जब अपनी खींची हुई फोटो को देखा तो वो झेंप गई, लेकिन निशा को लगा कि कम से कम किसी से बात हो पाए। जिस शख्स को पाली स्ट्रीट के डिमोलिशन का प्रोजेक्ट मिला है वो छोटा मोटा इंसान तो नहीं होगा। निशा ने डिमोलिशन का प्रपोजल पढ़ा था। उसने देखा कि बस्ती के केवल 10 घरों में ही आग लगी थी, पर बहुत बड़े एरिया में डिमोलिशन होने जा रहा था। ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा था कि पूरी दिल्ली का नक्शा ही बदल जाएगा। इसके लिए दिल्ली नगर महापालिका को अपनी अर्बन प्लानिंग में बदलाव करने की जरूरत थी। एक बात तो तय थी कि जो भी इस प्रोजेक्ट को कर रहा था वो केवल पैसा कमाने के लिए ऐसा नहीं कर रहा था। निशा का नया स्टोर भी उस एरिया में आता था और उसने पिछले 6 महीनों तक इस बात को काफी प्रमोट किया था। इसके अलावा जिंदल फैमिली ने इस नए स्टोर में करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था। अगर ये प्रोजेक्ट बन जाता तो दिल्ली का सबसे बड़ा फार्मास्यूटिकल बिजनेस सेंटर होता। जिंदल फैमिली को जिंदगी के सबसे नाजुक दौर में इस स्टोर की सख्त जरूरत थी, लेकिन बुरी बात यह थी कि इसे पूरा करने में जिंदल फैमिली की अब तक की सारी कैपिटल खत्म हो चुकी थी। रही सही कसर एंजल टीवी शो ने पूरी कर दी थी। इससे बड़ी परेशानी ये थी कि ये स्टोर निशा जिंदल ने कंपनी के नाम पर लिया था। डाउन पेमेंट और एनुअल इंस्टॉलमेंट देने के बाद भी अभी तक इसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया था। इसका मतलब कि प्रॉपर्टी की ओनरशिप अभी तक कंफर्म नहीं हुई थी, क्योंकि इस जगह का मालिकाना हक अभी भी रियल एस्टेट कंपनी के उस कम उम्र के लड़के के पास था जिसका निशा इंतजार कर रही थी। कारण बिल्कुल आसान था। जिंदल फैमिली ने यह जगह खरीदते समय पूरा पेमेंट नहीं किया था। क्योंकि पेमेंट अभी तक नहीं हो पाया था, उस पर जिंदल फैमिली ने स्टोर के रेनोवेशन और इंटीरियर पर बहुत पैसा खर्च कर दिया था। प्रॉपर्टी के रियल ओनर ने जिंदल फैमिली को पोजीशन देने से मना कर दिया था, ना ही पैसे वापस लौटाने को राजी थे। ये बात आसानी से पता चल रही थी कि रियल एस्टेट कंपनी ज्यादा कमाई करने के लिए ऐसा कर रही थी, और वो लोग अपने इरादे को छिपाने के लिए फालतू के बहाने बना रहे थे। इसके अलावा निशा पिछले 6 महीनों से स्टोर के लोन के लिए अप्लाई कर रही थी। लोन प्रोसेस अभी तक पूरा नहीं हुआ था, तो रियल एस्टेट कंपनी उस जगह पर अपना कब्जा कैसे कर सकती थी। निशा आज उस रियल एस्टेट कंपनी के ओनर के लड़के से ही मिलने आई थी, जिसे कंपनी में सभी यंग बॉस के नाम से बुलाते थे। हालांकि जिंदल फैमिली को पहले से ही पता था कि बात करके भी कोई नतीजा नहीं निकलने वाला। निशा के साथ पहले कभी इस तरह का फ्रॉड नहीं हुआ था, इसलिए वो इस बारे में कुछ नहीं कर पा रही थी। ध्रुव को मैसेज मिला था, तब उसके पास पढ़ने का वक्त नहीं था। साथ ही ध्रुव को लगा कि कोई स्कैमर उसे कॉल कर रहा है। ध्रुव शांग्रिला होटल पहुंच चुका था। इसी समय यशिका और छाया भी आ गई। जब छाया ने ध्रुव को आता हुआ देखा तो नाराजगी के साथ यशिका से पूछा, यशिका, वो यंग बॉस कहाँ है जिसके बारे में तुमने बताया था? यशिका ने बहुत सेक्सी ड्रेस पहनी हुई थी, उसके कंधे खुले हुए थे। यशिका ने उसे देखकर आंख मारते हुए कहा, तुम्हें बहुत जल्दी है, रुका नहीं जा रहा। वैसे भी तुम्हें साफ बता दूं, वो जो तुम्हारा स्पेशल वाला बॉयफ्रेंड था ना, वैसा तुम्हें कोई भी नहीं मिलेगा। पर फिर भी उस रियल एस्टेट वाले से काम चला लो, पर पहले इस लूजर ध्रुव को संभाल लो। यशिका ने छाया की कमर पर चुटकी काटते हुए कहा। जैसे ही यशिका की बात खत्म हुई, छाया ने कहा, इस लूजर से छुटकारा पाने के मेरे पास कई तरीके हैं, तुम बस देखती जाओ। यशिका ने अपना सिर घुमाया और ध्रुव की तरफ देखकर कहा, ध्रुव, तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें पता है कि ये हम लोग कहाँ पर हैं? ध्रुव ने ऊपर देखा और पाया कि वो गलत जगह पर नहीं था। जैसा कि तय हुआ था, वो शांग्रिला होटल में एक दूसरे से मिलने वाले थे। ध्रुव ने हैरानी से पूछा, क्या तुमने मुझे यहाँ आने को नहीं कहा था? ध्रुव का जवाब सुनकर यशिका ने हंसते हुए कहा, तुमने मेरे सवाल का केवल आधा ही जवाब दिया है। ये अमीर लोगों के खाना खाने की जगह है, यहाँ कोई भी ऐरा गैरा नहीं आ सकता है। जब यशिका लंदन में पढ़ने गई थी तब उसने शांग्रिला होटल के बारे में सुना था। शांग्रिला होटल दिल्ली का एकमात्र ऐसा रेस्टोरेंट था जिसमें 3 मिशेलिन स्टार शेफ काम करते थे। स्टैंडर्ड में ये यूरोप की रॉयल फैमिली के रेस्टोरेंट के करीब था, इसलिए ये काफी महंगा था।
यशिका की बात सुनकर ध्रुव ने उसे टालते हुए पूछा। सच में? ध्रुव ने शांग्रीला होटल को ऊपर से नीचे तक देखा। हालांकि वो पहले भी यहाँ जा चुका था। ध्रुव का एक कमरा मैकालिस्टर में साल भर के लिए बुक था। उसके सामने शांग्रीला फीका लगता था। ध्रुव के लिए शांग्रीला होटल केवल पैसे वालों के लिए खाना खाने की जगह भर था। जब ध्रुव शांग्रीला होटल को देख रहा था, छाया सिर से पैर तक ध्रुव को देख रही थी। वो जितना ज्यादा ध्रुव को देखती, उतना ही उसे ध्रुव पसंद आ रहा था। पर यशिका ने छाया को ध्रुव के साथ अच्छा व्यवहार ना करने को कहा था, इसलिए छाया ने बेरुखी से कहा, तुम सच में एक लूजर हो। तुम्हें यहाँ शंग्रीला के बारे में भी कुछ पता नहीं है। यहाँ तुम्हारे जैसे लोगों का आना मना है। जो लोग यहाँ लंच या डिनर करना चाहते हैं, उन्हें यहाँ की मेंबरशिप लेनी होती है। इतना ही नहीं, बेसिक मेंबर को भी यहाँ ऑर्डर करने से पहले अपने मेंबरशिप कार्ड पर एक अमाउंट डालना पड़ता है। ये जगह बहुत महंगी है। जैसे ही छाया ने बात खत्म की, उसने अपने हाथ में कार्ड निकाला और दिखाते हुए कहा, इसे देखो, ये है यहाँ का मेंबरशिप कार्ड जिसे मेरे बॉयफ्रेंड ने पिछली बार डिनर कराने के लिए मेरे लिए रजिस्टर किया था। ध्रुव, अगर तुम हमें डिनर कराना चाहते हो तो कुछ पैसे डालकर कार्ड को लोड करो। छाया और यशिका की बातों में उलझे ध्रुव को पता नहीं था कि इस वक्त उसी होटल में निशा भी थी। क्या ध्रुव किसी मुसीबत में फंसने वाला था? पर सोच लो, इसमें तुम्हारे कम से कम 10 लाख रुपए लग जाएंगे। क्या तुम इतना खर्च उठा पाओगे? छाया ने कुछ रुक कर ताना मारते हुए पूछा। अपनी बात खत्म करने के बाद छाया ने अपने होंठ भींच लिए और यशिका को देखकर मुस्कुरा दी। यशिका भी ये सोचकर मुस्कुरा रही थी कि छाया ने कमाल का काम किया था। वो दोनों लड़कियां ध्रुव के साथ एक टेबल पर बैठना नहीं चाहती थी। छाया ने ध्रुव को जता दिया था कि उनके और ध्रुव के बीच जमीन आसमान का अंतर था। पर वो ये नहीं जानती थी कि 10 लाख रुपए ध्रुव के लिए कुछ नहीं थे। उधर छाया और यशिका ध्रुव को उकसाने की कोशिश कर रही थी। मैंने तुमसे कहा था कि मुझे ऐसे कचरे लोगों से मत मिलवाया करो, लेकिन तुम हो कि मानती ही नहीं। मैं शर्त लगाती हूँ कि हमें यहाँ डिनर नहीं करा पाएगा। लूजर। छाया को लग रहा था कि ध्रुव ये सब सुनकर डर जाएगा, इसलिए वो ध्रुव का मजाक बनाने लगी। यशिका भी हंस पड़ी। अभी वो कुछ आगे कहने ही वाली थी कि ध्रुव ने अपना कार्ड निकालते हुए कहा, तुमको मुझसे अपना कार्ड रीलोड कराने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे पास अपना मेंबरशिप कार्ड है। जैसे ही ध्रुव ने कार्ड निकाला, दरवाजे पर मौजूद वेटर तेजी से आगे बढ़ा। उसने ध्रुव को वेलकम करते हुए अंदर जाने का इशारा किया। यशिका और छाया ये देखकर हैरान रह गए थे कि ध्रुव के पास डायमंड मेंबरशिप कार्ड था, जो कि देश भर में कुछ ही लोगों के पास था। इसलिए वेटर ध्रुव को इतनी इज्जत दे रहा था। यशिका ने हैरानी से कहा, इस लूजर के पास इस जगह का मेंबरशिप कार्ड कैसे हो सकता है? ऐसा लग रहा है कि ये उतना गरीब भी नहीं है जितना हम सोच रहे हैं। वो दोनों भी ध्रुव के पीछे पीछे होटल के डाइनिंग हॉल में आ गए। यशिका और छाया का ध्रुव को देखने का नजरिया थोड़ा बदल गया था। छाया ने धीरे से कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि ध्रुव यहाँ का वेटर हो? मुझे लगता है कि वेटर उसे बहुत ज्यादा इज्जत दे रहा था। छाया ने धीमी आवाज में यशिका से पूछा। उसे अच्छे से याद था कि पिछली बार जब वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई थी तो वेटर ने उसे नजरअंदाज किया था। जिस पर यशिका ने कहा, अभी पता चल जाएगा। यशिका की बात सुनकर दोनों लड़कियां हंसने लगी। वो दोनों लड़कियां किसी भी रिच लड़के से इंप्रेस हो जाती, पर ध्रुव के बारे में कभी अच्छा नहीं सोच सकती थी। जब ध्रुव अपना ऑर्डर दे रहा था, तब यशिका और छाया उसके ठीक सामने बैठी ढेर सारे आइटम्स ऑर्डर करने लगी। सच्चाई ये थी कि वो दोनों मिलकर भी 2 बार में इतना खाना नहीं खा सकती थी, पर ध्रुव ने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। जिस पर छाया ने धीरे से यशिका के कान में कहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है कि ध्रुव सच में पैसे वाला इंसान हो। हमने 20 से भी ज्यादा चीजें ऑर्डर कर दी हैं, पर उसने एक बार भी उफ तक नहीं की। थोड़ी देर बाद खाना आ गया था। ध्रुव ने एक सिंपल सी चिकन बिरयानी विद प्रॉन चेटिनाडो ग्रेवी ऑर्डर किया था। वहीं दोनों लड़कियों ने 20 से भी ज्यादा आइटम्स ऑर्डर की थी। खाते समय छाया अपने बारे में बड़ी बड़ी बातें बताने लगी, जैसे कि उसे कितनी महंगी कार पसंद है, वो कहाँ गई है, वगैरह वगैरह। पर ध्रुव चुपचाप अपना खाना खाता रहा। ध्रुव ने एक बार भी उसे बीच में नहीं टोका। अंत में डिजर्ट खाने के बाद ध्रुव ने वेटर को बुलाकर कहा, बिल प्लीज। जब छाया ने देखा कि ध्रुव बिल पे करने जा रहा है, तो उसने बनावटी नाराजगी के साथ कहा, ध्रुव गिल, इसका क्या मतलब है? मैंने अभी तक अपना खाना खत्म नहीं किया है। ध्रुव ने छाया और यशिका को नजरअंदाज करते हुए वेटर से कहा, मेरा बिल लाओ, मैं केवल अपना ही ऑर्डर पे करूंगा। वेटर ने तुरंत सिर हिलाते हुए जवाब दिया, यस सर। इसके बाद वेटर ने अपने टैब में देखकर बताया, सर आपका बिल 55,900 रुपए
आप पेमेंट कैश से करेंगे या कार्ड से करना चाहेंगे? ध्रुव ने पोलाइटली जवाब दिया। मुझे दोनों में कोई परेशानी नहीं। अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो मैं कार्ड से पे करना पसंद करूंगा। ध्रुव ने बिना किसी हिचकिचाहट के वेटर को अपना कार्ड दे दिया था। यशिका और छाया दोनों ध्रुव को देखकर हैरान थी। यशिका ने गुस्से में कहा, ध्रुव गिल, आखिर क्या बात है? अगर तुम गरीब हो तो तुम इतना दिखावा क्यों करते हो? तुमने हमें यहाँ मील के लिए इनवाइट किया था, अब तुम केवल अपना बिल ही पे करके जाना चाहते हो? ये कहते कहते यशिका तुरंत उठकर खड़ी हो गई। वो ध्रुव पर चिल्ला रही थी। ध्रुव ने कंधे उचकाते हुए कहा, यशिका, तुम कुछ भूल रही हो। तुमने कहा था कि मुझमें तुम्हारे दोस्तों से मिलने की हिम्मत नहीं है। तुमने मुझे यहाँ डिनर पर आने के लिए कहा था, लेकिन ये कहाँ कहा था कि मैं तुम्हें ट्रीट दूंगा। तुम्हें तो खुशी होनी चाहिए कि मैंने यहाँ अंदर आने के लिए अपना मेंबरशिप कार्ड इस्तेमाल किया था। वैसे भी तुम दोनों को इतना सारा खाना खत्म करने में काफी समय लगेगा, तुम अपना समय ले सकती हो। इतना कहकर ध्रुव मुड़ा और जाने लगा। यशिका गुस्से में पागल हुई जा रही थी। कोई आदमी ऐसा कैसे कर सकता है? छाया ने वेटर की तरफ देखकर कहा, उसकी बात मत सुनो, वो ही हमें यहाँ डिनर कराना चाहता था। छाया का दिमाग काम करना बंद कर चुका था। छाया ने वेटर की तरफ देखकर कहा, बाकी सारे आइटम का कितना हुआ? ऐसी खाने से भरी मेज पर कितना खर्च आएगा? वेटर ने टैब में देखकर कहा, आपका बिल 16,06,000 रुपए हुआ मैम। प्लीज एंजॉय योर मील। क्या? यशिका और छाया की हालत तो मानो काटो तो खून नहीं, क्योंकि दोनों ने ही पहले कभी इतना महंगा खाना नहीं खाया था। ध्रुव जानबूझकर उन्हें चिढ़ा रहा था। उन्हें लग रहा था कि खाना 10 लाख रुपए तक का होगा, पर बिल तो 16 लाख रुपए का आया था। सच्चाई ये थी कि उनके पास 10 लाख भी नहीं थे। छाया के लिए भी इतनी रकम पाना नामुमकिन था। उसने एक अमेरिकन को अपने जाल में फंसा रखा था। छाया का बिल आज तक उसी ने पे किया था। दोनों इतने गुस्से में थी कि पागल होने वाली थी, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकती थी। वेटर ध्रुव की साइड ले रहा था, क्योंकि ध्रुव के पास डायमंड मेंबरशिप कार्ड था, और अब तक वेटर भी समझ गया था कि उन तीनों में से बॉस कौन है और फटीचर कौन है। यशिका और छाया ने अपने पास मौजूद सारे पैसे भी अगर मिला दिए तो केवल 30,000 से ज्यादा नहीं थे। यशिका के पास ध्रुव से मदद मांगने के अलावा और कोई चारा नहीं था। यशिका ने बनावटी मासूमियत के साथ कहा, ध्रुव, क्या तुम प्लीज हमारे खाने का पेमेंट कर सकते हो? ध्रुव ने मुस्कुराते हुए पूछा, पर मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? यशिका ने मासूमियत भरे अंदाज में कहा, क्यों? क्या इसका भी कोई जवाब होता है? क्या तुम चाहोगे कि मुझे और छाया को शर्मिंदा होना पड़े? हमारी तरफ देखो, हम पहले से ही काफी शर्मिंदा हैं। छाया ने थोड़े सडक्टिव अंदाज में कहा, ध्रुव, मैं मानती हूँ कि मैंने तुम्हें गलत समझा था। अगर तुम हमारा बिल पे कर दोगे तो मैं तुमको आज रात के लिए अपना मालिक बनने दूंगी। छाया की बात पर ध्रुव ने भौहें सिकोड़कर पूछा, रात के लिए अपना मालिक बनने से तुम्हारा क्या मतलब है? ध्रुव की बात सुनकर छाया हैरान रह गई, पर उसने और भी ज्यादा सडक्टिव अंदाज में कहा, ध्रुव, इतना बनो मत। मेरा और क्या मतलब हो सकता है? इतना भी मत शर्माओ, ठीक है? मैं तुम्हें अपने साथ सोने दूंगी और तुम जो कहोगे वो करूंगी। मतलब तुम मेरे मालिक होगे। चाहो तो यशिका भी साथ आ जाएगी। छाया की बात पर ध्रुव ने यशिका की तरफ देखा। यशिका आंखों के इशारे से हाँ कह रही थी, तो ध्रुव ने कहा, तो यशिका, तुम अपनी इसी दोस्त की बात कर रही थी जिनसे मिलने की मुझ में हिम्मत नहीं है। ये तो एक बार का खाना खाने के लिए अपने साथ तुम्हें भी मेरे बिस्तर पर लाने को तैयार है। कमाल के दोस्त हैं तुम्हारे। क्या यशिका को उसका सबक मिल गया था? क्या यशिका और छाया मना पाएंगी ध्रुव को? मैं शायद इस पूरी टेबल का बिल पे कर देता, क्योंकि इतनी छोटी सी रकम मेरे लिए कुछ भी नहीं। पर तुम दोनों के इंटेंशन मुझे पसंद नहीं आए। तुम लोग तो डिनर के नाम पर मुझे फंसाना चाहती थी, इसलिए मैं तुम्हारा बिल पे नहीं करूंगा। इतना कहकर ध्रुव ने अपने बैग में हाथ डालकर 2,000 रुपए की कुछ गड्डियां निकाली और वेटर को देते हुए कहा, ये तुम्हारी टिप। क्या तुम अपने शेफ को ये दे सकते हो? शायद वेटर को अपनी जिंदगी में इतनी बड़ी टिप किसी ने नहीं दी थी। वो हैरानी से कभी पैसों की गड्डी को तो कभी ध्रुव को देख रहा था। छाया और यशिका भी उसे ही देख रही थी। ध्रुव 2,000 की पूरी 5 गड्डियां वेटर को टिप के तौर पर दे आया था, और इतनी ही टिप शेफ के लिए भी भिजवाई थी। मतलब ध्रुव ने वेटर और शेफ को 20 लाख की टिप दी थी। ध्रुव ने छाया और यशिका को आईना दिखा दिया था। छाया की आंखें हैरत में खुली की खुली रह गई। छाया गुस्से में यशिका की तरफ मुड़ी। तुम? छाया इतने गुस्से में थी कि आगे कुछ बोल ही नहीं पाई।
उसने खुद को संभाल कर यशिका की ओर देखा और कहा, यशिका, तुम इसे लूजर कह रही थी? तुमने जानबूझकर इसका मजाक बनाने के लिए मुझे बुलाया था। यशिका भी हैरान थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि ध्रुव जानबूझकर उनका ऐसे मजाक उड़ाएगा। उसने कहा, ध्रुवकिल, तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? हमें पता है कि तुम्हारे कार्ड की कीमत $10 लाख से ज्यादा है और मुझे नहीं पता कि तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आया, लेकिन आज तुम हमारी मदद कर सकते हो। यशिका ने सोचा कि ध्रुव को मीठी मीठी बातों से पटा लेगी, पर ध्रुव अलग ही मिट्टी का बना था। उसने जिंदगी का बहुत एक्सपीरियंस ले लिया था। उसने बेहद गरीबी भी देख ली थी और आज वो दुनिया का सबसे बड़ा रईस इंसान भी था। वो बहुत ही साधारण लोगों के बीच से आया था। आज खाना खाकर उसने जितनी की टिप वेटर को दी है, उतने में उसके समाज में 10 बारात खाना खा लेती थी। और ध्रुव झूठी चापलूसी में फंसने वाला नहीं था, ना ही उसे यशिका या छाया के साथ रात बिताने का लालच था। ध्रुव ने पूछा, ईमानदारी से कहूं तो मेरे पास काफी पैसे हैं, लेकिन मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? ध्रुव यशिका का रिएक्शन देखना चाहता था। यशिका भी किसी बहुत रिच फैमिली से नहीं थी। कभी ध्रुव की मां ने यशिका की फैमिली की बहुत मदद की थी और यशिका को ये अच्छे से याद भी होगा। यशिका के परिवार के बुजुर्ग आज भी ध्रुव की मां का एहसान मानते हैं। वो लोग तो ध्रुव की मां के साथ साथ ध्रुव को भी अपने घर में जगह देने को तैयार थे। ध्रुव की मां भी इस भरोसे से यशिका के घर आई थी। हालांकि यशिका ने ध्रुव की मां को मदद देना तो दूर, 2 घंटे भी रुकने को मना कर दिया था। दिल्ली की ठंड में सवेरे मां को सड़क के किनारे छोड़ दिया। 2 घंटे के लिए तो लोग अजनबी को भी घर में बिठा लेते हैं। इसके अलावा ये भी साफ था कि यशिका ने छाया को ध्रुव की इंसल्ट करने के लिए बुलाया था। दोनों ने जरूरत से ज्यादा ऑर्डर कर दिया था। इतना सारा खाना दोनों मिलकर 3 बार में भी नहीं खा सकते थे। ध्रुव का अंदाज देखकर छाया को भरोसा हो गया था कि ध्रुव मदद नहीं करेगा। उसने यशिका से कहा, भूल जाओ यशिका, वो हमारा पेमेंट करने वाला नहीं। ये सोचो कि ऐसे में कौन हमारी मदद कर सकता है। तुम एक बार उस यंग बॉस से बात करके देखो जिसके साथ मुझे रात बितानी है। यशिका ध्रुव से पैसे की भीख नहीं मांगना चाहती थी, इसलिए उसने अपना फोन निकाला और रेहान को फोन मिला दिया। रेहान रंधावा रियल एस्टेट कंपनी के मालिक का बेटा था। वो काफी यंग था। उसे सभी ने यंग बॉस का नाम दिया था। आज रात छाया और यशिका उसे एंटरटेन करने वाली थी। रेहान के लिए लाखों डॉलर कुछ भी नहीं थे। उन दोनों का बिल तो छोटी मोटी बात थी। यशिका ने अपना फोन निकाला और रेहान को फोन किया। फोन लाइन की दूसरी ओर से रेहान ने तुरंत जवाब दिया, रेहान, मुझे भूले तो नहीं, मैं यशिका बोल रही हूँ। मैं कल रात तुम्हारे साथ थी। रेहान का जवाब सुनने की बजाय यशिका बोलती गई, सुनो, जैसा मैंने वादा किया था, मैं अपनी सबसे अच्छी सहेली को अपने साथ यहाँ लाई हूँ। बेशक रेहान को यशिका अच्छे से याद थी। रेहान और यशिका लंदन में एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे। यशिका को जब पता चला कि डिमोलिशन प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट रेहान के पापा की कंपनी रंधावा रियल एस्टेट को मिला है, तो वो रंधावा पर डोरे डालने लगी। उसने रेहान को इम्प्रेस करने के लिए अपने साथ छाया को भी ले जाने का वादा किया था। उधर से रेहान की आवाज गूंजी, हाँ हाँ यशिका, मुझे अच्छे से याद है, पर मैं अभी किसी काम में बिजी हूँ। मैं तुमसे बाद में डिनर पर मिलता हूँ। वहीं डिस्कस करेंगे कि हमें रात कैसे बितानी है। रेहान की बातों से उसके एक्साइटमेंट का पता चल रहा था। यशिका अच्छी तरह से जानती थी कि रेहान क्या चाहता है। फोन काटने के बाद यशिका ने ध्रुव की ओर देखकर कहा, तुम क्या चाहते हो? अभी तुम्हारे पास पता नहीं कहाँ से पैसे तो आ गए हैं, पर अभी तुम्हें तमीज नहीं आई है। इसलिए तुमको उससे सीखना चाहिए कि पैसे वाले लोग कैसे बिहेव करते हैं। तुम्हें रेहान से सीखना चाहिए कि एक रियल एस्टेट टाइकून किस तरह से पेश आता है। वो एक रियल मैन है, तुम्हारी तरह नहीं। ध्रुव ने यशिका पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। बिल पे करने के बाद ध्रुव ने जब अपना फोन देखा तो पता चला कि उसी स्कैमर का फिर से मैसेज आया हुआ था। जब ध्रुव ने मैसेज देखा तो वो हैरान रह गया। ये किसी स्कैमर का नहीं बल्कि निशा का मैसेज था। ध्रुव को हैरानी इस बात की थी कि निशा के पास उसका नंबर नहीं है। निशा अनजाने में ध्रुव को मैसेज कर रही थी। निशा ने जो तस्वीर भेजी थी वो उतनी सेक्सी नहीं थी, लेकिन ऐसी फोटोज भेजना निशा के कंफर्ट जोन से बाहर की बात थी। निशा की फोटो देखकर ध्रुव को पता चला कि निशा उसकी बड़ी बहन तृप्ति से भी ज्यादा खूबसूरत थी। निशा की इस तरह की फोटो देखकर ध्रुव हैरान रह गया था। साथ ही उसे निशा की भी चिंता हो रही थी। उसके मन में निशा के लिए कोई घटिया ख्याल नहीं थे। साथ ही निशा को लगता था कि ध्रुव ही वो शख्स है जिसके कारण आज पूरी जिंदल फैमिली मुसीबत में है। अगर ध्रुव तृप्ति को बता दे कि ये तस्वीरें निशा ने उसे भेजी थी तो पता नहीं उस पर क्या बीतेगी। अंत में निशा ने एक और मैसेज भेजा, क्या आपके पास अभी समय है? प्लीज मुझे जवाब जरूर दें। क्या मैं दिखने में सुंदर नहीं हूँ?
मेरा आपको परेशान करने का कोई इरादा नहीं है। मैं बस आपसे डिमोलिशन प्रोजेक्ट के बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरे पास एक प्रॉपर्टी एग्रीमेंट है जिस पर अभी तक जिंदल फैमिली ने साइन नहीं किए हैं। तो क्या आप हमारी कुछ मदद कर सकते हैं? मुझे डिमोलिशन प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी चाहिए। थोड़े गैप के बाद निशा ने एक और मैसेज भेजा। आपको इस तरह परेशान करने के लिए माफी चाहती हूँ। अंत में निशा का एक और मैसेज आया था। मैसेज को पढ़ते ही समझ में आ गया था कि वो बहुत परेशान और डिप्रेस थी। क्या करना चाहती थी निशा? क्या छाया और यशिका बच पाएंगी इस मुसीबत से? मैंने ये फोटो इसलिए भेजी थी क्योंकि मैं कंफ्यूज थी। आई एम सॉरी। मैसेज पढ़ने के बाद ध्रुव को लगा कि उनके बीच कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। इसके बारे में ध्रुव को कुछ आइडिया था। जो शख्स पूरे पाली स्लम और पाली स्ट्रीट को डिमोलिश करना चाहता है, उसे भला निशा जैसी किसी की क्या परवाह होगी? निशा सच में बहुत परेशान लग रही थी। अगर तृप्ति को पता चला तो वो अपनी बड़ी बहन के बारे में क्या सोचेगी? उसे लगेगा कि निशा ध्रुव पर डोरे डाल रही है, पर ध्रुव ऐसा नहीं होने देगा। ध्रुव ने तुरंत निशा की फोटो डिलीट कर दी और उसे ऐसा करते यशिका ने देख लिया था। यशिका ने ध्रुव को टॉन्ट मारने की कोशिश की, पर ध्रुव उसे इग्नोर करते हुए चलता बना। अभी वो शांग्रीला होटल से बाहर निकलने ही वाला था कि ध्रुव की मुलाकात तृप्ति से हो गई। तृप्ति अभी भी निशा का इंतजार कर रही थी। उसके चेहरे पर परेशानी और चिंता की लकीरें थी। ध्रुव ने उसे देखकर पूछा, तृप्ति, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ध्रुव को तृप्ति से यहाँ मिलने की उम्मीद नहीं थी। ध्रुव को देखते ही तृप्ति का चेहरा मुरझा गया। शांग्रीला होटल की तरफ देखते हुए तृप्ति ने कंफ्यूजन में पूछा, ध्रुव, क्या तुम यहाँ फिर से डिनर करने आए हो? ध्रुव मना कैसे कर सकता था। उसने कहा, हाँ, मुझे यहाँ किसी से मिलने आना पड़ा। तृप्ति को पता था कि टीवी प्रोग्राम फॉल्स एंजल हैज फॉलन को बंद कर दिया गया था और ध्रुव को स्पॉन्सरशिप नहीं मिल पाई। इसके बाद भी ध्रुव इतने महंगे होटल में डिनर कर रहा था। वहीं जिंदल फैमिली दाने दाने को मोहताज थी। तृप्ति थोड़ी परेशान थी। ध्रुव वास्तव में कौन है? वो इतना एरोगेंट और लग्जरियस लाइफ जीना क्यों पसंद करता है? डिमोलिशन का अभी केवल अनाउंसमेंट ही किया गया था और अभी तक इसका कॉम्पनसेशन तक नहीं आया था, पर ध्रुव अभी भी इतनी महंगी जगह डिनर करने आया था। तृप्ति के मन में अनजाने में ईशान अंकल की बातें गूंजने लगी। ईशान अंकल ने कहा था कि ऑनेस्टली काफी महंगी चीज है, ये घटिया लोगों के पास नहीं होती है, इसलिए तुम कभी भी घटिया लोगों पर विश्वास नहीं कर सकती। तृप्ति अब ध्रुव से बात नहीं करना चाहती थी क्योंकि जिंदल फैमिली अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही थी। उसने ध्रुव को टालते हुए कहा, मुझे खुशी है कि तुमने इतनी अच्छी जगह डिनर किया। ध्रुव तृप्ति की बात का मतलब अच्छे से समझता था। जिंदल फैमिली ने अपने बिजनेस डेवलपमेंट के लिए जो जगह खरीदी थी, जिसके रेनोवेशन में इतना खर्च कर दिया था, उसे रियल एस्टेट डेवलपर ने वापस ले लिया था। जिंदल फैमिली की सारी जमा पूंजी बर्बाद हो चुकी थी और उनके पास वापस उठ खड़े होने का कोई मौका नहीं था। ध्रुव ने देखा कि तृप्ति थोड़ी नाखुश थी, इसलिए उसने कहा, अगर कोई परेशानी हो तो प्लीज मुझे बता देना, ठीक है? अभी मुझे जाना होगा, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। इतना कहकर ध्रुव शांग्रीला होटल छोड़कर जाने को तैयार था। उसी वक्त शांग्रीला होटल के बाहर एक मर्सिडीज बेंज मेबैक धीरे धीरे आती दिखाई दी। उस कार को देखकर यशिका खुशी के साथ छाया से बोली, रिहान सच में बहुत अच्छा है, वो सिर्फ एक फोन कॉल पर यहाँ आ गया। छाया ने देखा तो और भी ज्यादा खुशी से बोली, वाह, वो तो मर्सिडीज बेंज में बैठ के आया है। यशिका, हम इतने अमीर इंसान को हाथ से जाने नहीं दे सकते। हालांकि रेहान की मर्सिडीज मेबैक देखकर छाया और यशिका ही नहीं, एक और शख्स भी खुश था। वो थी निशा जिंदल, जिसने पूरे दिन रेहान का इंतजार किया और आखिरकार रेहान आ ही गया। रेहान को आते देख निशा तुरंत शांग्रीला होटल की पहली मंजिल में कैफे से बाहर निकलकर सीधे मेन गेट पर स्वागत के लिए आ गई। मिस्टर रंधावा, आखिरकार आपसे मुलाकात हो ही गई। मैं आपका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। निशा ने रेहान को देखकर ग्रीट करते हुए कहा। वो जितना हो सके उतना पोलाइटली बात करने की कोशिश कर रही थी। रेहान निशा के लिए यहाँ नहीं आया था। निशा उसके टाइप की लड़की नहीं थी। वैसे भी वो मौज मस्ती के लिए यशिका और छाया के लिए यहाँ आया था, पर रास्ते में निशा को देखते ही उसका दिमाग खराब हो गया। वो निशा के बारे में जानता था, इसलिए उसने गुस्से में कहा, मेरा रास्ता छोड़िए और जो बात करनी है ऑफिस में आकर करिए। निशा ने पहले से ज्यादा पोलाइट आवाज में कहा, सर, मैं आपके ऑफिस में आई थी, पर आपका स्टाफ मुझे आपसे मिलने नहीं दे रहा था। मिस्टर रंधावा, मैं बस आपका थोड़ा सा समय लूंगी। अपनी बात खत्म करते ही मैं तुरंत चली जाऊंगी। निशा के लिए इस तरह से किसी को अप्रोच करना सच में काफी मुश्किल था। उसने अपनी पूरी जिंदगी में किसी को इतनी पोलाइटली और
इतनी बेसब्री के साथ अप्रोच नहीं किया था। दूर से तृप्ति ने देखा कि निशा रेहान को रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन असफल रही। तो उसे और भी बुरा लगा। निशा रेहान के सामने किसी भिखारी की तरह लग रही थी और रेहान किसी रूड, एरोगेंट और अनसिविलाइज्ड तरीके से पेश आ रहा था। साथ ही रेहान निशा से थोड़ा नाराज था। दोनों के बीच बात बिगड़ती जा रही थी। वहीं रेहान गुस्से में बोला, निशा जिंदल, तुम मुझे परेशान कर रही हो। मैं तुम्हें साफ बता देता हूं कि मेरे पास तुम्हारी बात सुनने का समय नहीं है। अब तक निशा भी थोड़ी नाराज हो चुकी थी। उसने रेहान से तेज आवाज में बोला, भले ही तुम्हारे पास समय ना हो, फिर भी तुमको मुझसे बात करनी ही होगी। आधा साल बीत चुका है और हमारा कॉन्ट्रैक्ट अभी तक साइन नहीं हो पाया है। मैं जान सकती हूँ कि आखिर क्या चल रहा है? इसके अलावा जिंदल फैमिली ने वहां के लोकल रेजिडेंट को रिलोकेट किया था। आप लोग इतने रूथलेस नहीं हो सकते हैं कि हमने जो काम किया है उसे भी हमें वापस ना दें, क्योंकि आपको डिमोलिशन प्रोजेक्ट मिल गया है। निशा को अब अपनी गरिमा की परवाह नहीं थी कि उसने आगे बढ़कर रेहान को जाने से रोक दिया। निशा की बातों से रेहान भड़क गया। वो अभी 20-21 साल का लड़का था। अभी उसे इस तरह की सिचुएशन से डील करना नहीं आता था, और वैसे भी कई लड़कियों के साथ रात बिता चुका था, इसीलिए उसे लड़कियों को इज्जत देना भी नहीं आता था। निशा उसे रोकने की कोशिश कर रही थी और उसने गुस्से में आकर सीधे निशा के चेहरे पर थूक दिया और गुस्से में बोला, क्यों? क्या तुम अब भी कन्विंस्ड नहीं हो? अगर तुमको लगता है कि तुम्हारे साथ फ्रॉड हुआ है तो तुम रंधावा फैमिली के खिलाफ मुकदमा दायर कर सकती हो। एक बात और सुन लो निशा जिंदल, इस जमीन के और इस शहर के रियल एस्टेट ब्यूरो की इंचार्ज रंधावा रियल एस्टेट ही है। इसलिए बेहतर होगा कि तुम दोबारा मेरे सामने आने की हिम्मत ना करो। तुम्हारी फैमिली जस्सी फैमिली के बिना किसी लायक नहीं है। अब चुपचाप यहां से चली जाओ और दोबारा मेरा रास्ता काटने की कोशिश मत करना। इतना कहकर रेहान ने निशा को धक्का देकर गिरा दिया। निशा की हाई हील्स फिसल गईं और वो सीढ़ियों से लड़खड़ाते हुए नीचे गिर गई। इतना ह्यूमिलिएशन कैसे बर्दाश्त करेगी निशा? क्या करेगी तृप्ति अपनी बहन को इस हाल में देखकर? क्या रेहान को उसके कर्मों की सजा मिल पाएगी? निशा, निशा। तृप्ति निशा की ओर दौड़ी। तृप्ति का दिल उसके गले से बाहर निकलने ही वाला था। निशा को केवल हाथ और पैर में मामूली चोट आई थी। तृप्ति ने दौड़कर निशा को संभाला। निशा की आंखों में आंसू थे और उसके चेहरे पर अभी भी रेहान का थूक लगा हुआ था। तृप्ति ने निशा को संभालते हुए कहा, निशा, तुम ठीक तो हो ना? मैं तुम्हारे लिए एम्बुलेंस बुलाती हूँ। ये सब ध्रुव भी देख रहा था। वो बगैर कुछ बोले दोनों बहनों के पास से गुजरा और उसने देखा कि निशा ठीक थी। वो घूमा और फिर से शांग्रीला होटल में चला गया। वेटर ने जब ध्रुव को फिर से आते देखा तो प्रोफेशनल पोलाइटनेस के साथ बोला, सर, क्या आप अपना कोई सामान ले जाना भूल गए हैं? ध्रुव ने गुस्से में जवाब दिया, नहीं, मेरा पेट अभी नहीं भरा है। मुझे एक इंसान को जिंदा खाना है। वेटर ने देखा कि ध्रुव गुस्से में है। उसने एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं की। वो जानता था कि जो शांग्रीला में डिनर करने आ सकता है वो कोई छोटा मोटा इंसान तो नहीं होगा। ध्रुव सीधे रेहान के पीछे गया और उसने तृप्ति और निशा की ओर देखा, जो सीढ़ी पर बैठी थी और निशा सिसक रही थी। वो हमेशा एक सख्त और पावरफुल लड़की थी, लेकिन आज के दिन पहली बार वो कमजोर लग रही थी। कई साल पहले जब निशा अपनी पढ़ाई कर वापस भारत देश आई थी, तब उसने अपने पापा के बिजनेस को संभालने और अपनी फैमिली को आगे ले जाने का वादा किया था। लेकिन निशा को आज इस बात का एहसास हो गया था कि इस समाज में शराफत से आगे बढ़ना आसान नहीं है। बिजनेस खड़ा करना किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। निशा को लगने लगा था कि ईशान अंकल सही थे। शस्ती फैमिली के बिना जिंदल फैमिली कुछ भी नहीं थी। इसके अलावा एक लड़की होने के नाते उसे समाज में झुक कर चलना सीखना चाहिए। निशा की आंखों में आंसू थे और वो अपने ख्यालों में गुम थी। तृप्ति बगल में बैठी उसे सहारा देने की कोशिश कर रही थी। निशा, ये टिश्यू लो, मैं तुम्हारा खून पोंछती हूँ। तृप्ति ने एक टिश्यू पेपर निकाला। निशा तृप्ति के सामने स्ट्रांग बनने की कोशिश कर रही थी, पर अचानक से हताशा में अपने पैर पटक कर फूट फूट कर रोने लगी। ये दुनिया इतनी गंदी क्यों है? तृप्ति, मैं क्या करूं? इसके साथ गलत किया था मैंने। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? तृप्ति निशा को चुप कराना चाहती थी, पर खुद भी रोने लगी। निशा ने हर कोशिश कर ली थी। उसने कई लॉ फर्म से बात की थी, पर रंधावा ने कुछ गलत नहीं किया था। क्या ये कहीं कि उसके सामने किसी भी लॉयर के खड़े होने की हिम्मत नहीं थी। उसके एग्रीमेंट में भले ही कई बातें कानूनन गलत थी, पर उसे चैलेंज करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। सोचकर ही निशा को लगने लगा था कि वो ही गलत है।
पर अचानक उसे अपनी जगह का एहसास हुआ। शांग्रिला में चारों तरफ बैठे लोग उसे ही देख रहे थे। सारा स्टाफ उसे ही देख रहा था। रोते रोते एकदम से निशा चुप होकर तृप्ति से बोली, चलो अब घर चलते हैं। निशा ऐसे उठ खड़ी हुई मानो वो किसी और में बदल गई हो। लेकिन तृप्ति ने झुंझलाहट में उसे देखा। निशा ने फिर से कहा, चलो चलें। शांग्रिला होटल के रेस्टोरेंट में यशिका ने रेहान को आते देखा तो खुशी से दौड़ती हुई उससे जाकर लिपट गई और उसे जोर से किस किया। रेहान इतने ग्रैंड वेलकम के लिए तैयार नहीं था तो यशिका ने समझाया, मैं काफी समय लंदन में रही हूँ, ये वहाँ का एटिकेट है। रेहान जानता था कि विदेशी लोग मिलने पर गले मिलना और चूमना पसंद करते हैं, लेकिन यशिका ने इसलिए किस नहीं किया था। दरअसल यशिका का घर टू बी डिमोलिशन लिस्ट में था, जिसका कॉन्ट्रैक्ट रेहान की रियल एस्टेट कंपनी को मिला था। इसलिए ये रेहान को तय करना था। रेहान ने यशिका को देखा, फिर उसकी सहेली छाया को। इसमें कोई डाउट नहीं था कि दोनों कमाल की खूबसूरत थी और रेहान ये सोचकर खुश था कि आज रात दोनों उसके बिस्तर पर आने को तैयार थी। रेहान के दिमाग में रात के सीन्स अभी से दिखाई देने लगे थे। रेहान ने पूछा, तुम लोग मुझसे मिलने के लिए इतने बेचैन क्यों थे? दोनों लड़कियां विदेश में रही थी, इसलिए ये दोनों आम भारतीय लड़कियों से काफी अलग थी और काफी खुले विचारों की थी। यशिका ने अपने होंठ काटते हुए प्यार भरी आवाज में कहा, मैं तुम्हें डिनर पर बुलाना चाहती थी। हमें डर था कि तुम्हारा समय बर्बाद ना हो, इसलिए हमने पहले तुम्हारे लिए ऑर्डर कर दिया था। यशिका और छाया झूठ बोलने और बहाने बनाने में काफी होशियार थी। सच्चाई तो ये थी कि दोनों के पास बिल देने के पैसे नहीं थे। रेहान ने टेबल पर इतने सारे आइटम्स देखे तो उसे लगा कि ये सब सच में उसी के लिए ऑर्डर किया गया था। उसने खुशी से मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम दोनों को मुझे ट्रीट देने के लिए कैसे कह सकता हूँ? इसके बजाय प्लीज आज की ये ट्रीट मेरी तरफ से। रेहान की बात सुनकर यशिका और छाया के लटकते दिल को आखिरकार राहत की सांस मिली। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और खिलखिलाकर मुस्कुरा दी। तीनों बैठ गए और खाने के लिए तैयार थे। अभी खाना शुरू भी नहीं हुआ था कि यशिका ने फिर से ध्रुव को आते देख लिया था। वो फिर से रेस्टोरेंट में क्यों आया था? अब वो और क्या करना चाहता था? हालांकि वो रेहान के सामने ध्रुव की तरफ देखना तो नहीं चाहती थी। रेहान काफी रिच था। यशिका नहीं चाहती थी कि ध्रुव के कारण उसका इंप्रेशन खराब हो। ध्रुव को और करीब आता देख यशिका की चिंता बढ़ती चली जा रही थी। तभी यशिका की हल्की सी चीख निकल गई। रेहान, रेहान, क्या तुम मुझ पर एक एहसान कर सकते हो? रेहान ने अपना स्पून नीचे रखते हुए कहा। बेशक, एक बार बोलो तो। यशिका ने बताया, वो शख्स जो पीछे से हमारी तरफ आ रहा है, उसका नाम ध्रुव है। वो मेरे साथ छेड़छाड़ करता रहता है। वो मुझे सबके सामने डिफेम करने की कोशिश करता है। इसमें कोई शक नहीं था कि यशिका ड्रामा करने में बहुत अच्छी थी। उसने रेहान को यह विश्वास दिला दिया था कि ध्रुव वास्तव में बुरा और इल मेंटालिटी का इंसान था। यशिका की बातें सुनकर रेहान अपनी टाई उतारकर सीधा खड़ा हो गया। उसे बगैर मिले ही ध्रुव पर इतना गुस्सा आ रहा था कि उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली थी। रेहान ने गुस्से में कहा, चिंता मत करो, मैं आज उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि हमेशा याद रखेगा। रेहान का यह अंदाज देखकर छाया ने आह भरते हुए कहा, रेहान, यू आर सो macho। रेहान ने उसे नजरअंदाज करते हुए कहा, चिंता मत करो, कोई दिक्कत नहीं होगी। आज उसे हैंडीकैप्ड बनाकर भेजूंगा। अगर कुछ हुआ भी तो रंधावा फैमिली देख लेगी। छाया की आंखों का रंग ड्रामेटिक तरीके से बदल गया, मानो वो रेहान पर मर मिटी हो। छाया की आंखें देखकर रेहान को लग रहा था कि वो छा गया है। उधर ध्रुव पहले ही रेहान के पास आ चुका था। जब रेहान ने देखा कि ध्रुव भी एक कॉलेज स्टूडेंट है तो उसका मजाक बनाते हुए बोला, बेटा, तेरे जैसे लोगों को यहाँ नहीं आना चाहिए, इसलिए तेरी भलाई इसी में है कि चुपचाप अपनी यशिका दीदी से माफी मांगकर यहाँ से निकल ले। पर कहते कहते रेहान की नजर ध्रुव की आंखों में पड़ी जो गुस्से में लाल थी। एक बार को तो उसके दिल में भी डर बैठ गया। रेहान की आगे आवाज ही नहीं निकली। क्या होगा जब रेहान को पता चलेगा कि ध्रुव उसके लिए ही यहाँ आया है? ध्रुव रेहान के साथ क्या करने वाला था? अब तू चलकर माफी मांगेगा। चल, बहुत हो गया तेरा, अब माफी मांग। ध्रुव ने सख्त आवाज में कहा। रेहान ने हैरत में अपनी आंखें चौड़ी कर ली। यह बकवास कर रहा है। रेहान को लगा कि ध्रुव पागल हो गया है, पता नहीं क्या कह रहा है। रेहान को शायद याद नहीं था कि अभी अभी उसने निशा के साथ क्या किया था, क्योंकि वो उसे ठीक से जानता भी नहीं था। तो मिलते ही उसने रेहान से माफी मांगने को क्यों कहा? यशिका और छाया को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। क्या कहा तुमने? फिर से बोलो जरा। रेहान ने ध्रुव का मजाक बनाते हुए कहा। ध्रुव ने नीचे की ओर इशारा किया और चिल्लाया, अभी माफी मांगो, जाओ और उनसे माफी मांगो। मेरे पास तुम्हारे जैसों से डील करने के लिए ज्यादा समय नहीं है।
ध्रुव की बात सुनकर रेहान के एक्सप्रेशंस थोड़ी और बदल गए। 20 साल में पहली बार किसी ने उससे ऐसे बात की थी। रेहान को अच्छी तरह से याद था कि नीचे निशा थी। क्या वो निशा के चेहरे पर थूक भी नहीं सकता? रेहान ने हंसते हुए कहा। अच्छा मजाक करते हो। मुझे समझ में नहीं आता कि पैदाइशी बेवकूफ हो या अभी बेवकूफ बनने का ड्रामा कर रहे हो। इसके बाद अचानक से रेहान के तेवर बदल गए और उसने मेज पर जोर से हाथ मारते हुए कहा, तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं रंधावा रियल एस्टेट का मालिक हूँ। तुम मुझसे माफी मांगने के लिए कह रहे हो? दिमाग खराब है या मरने की इच्छा पैदा हो गई है? रेहान की बात अभी खत्म भी नहीं हो पाई थी कि एक थप्पड़ की दमदार आवाज आई। थप्पड़ बहुत तेज सटीक था। शाम को इस समय शांग्रीला होटल में ज्यादा लोग नहीं थे, इसलिए सभी ने इस थप्पड़ की गूंज सुनी। ध्रुव ने इसके बाद रेहान के चेहरे पर 3 थप्पड़ और मारे, जिससे उसके गोरे चेहरे पर 5 लाल उंगलियों के निशान उभर गए। ध्रुव ने फिर से गुस्से में कहा, मैंने कहा ना मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। रेहान पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया। यशिका को भी पसीना आ रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि ध्रुव इतना गुस्सैल होगा। यशिका ने ध्रुव को हमेशा एक गरीब, दब्बू और डरे हुए इंसान की तरह देखा था। ध्रुव का ये रूप उसकी समझ से बाहर था। ध्रुव ने वास्तव में रेहान को थप्पड़ मार दिया था। वो रंधावा रियल एस्टेट के मालिक का बेटा था। रेहान हमेशा से घमंडी और दबंग रहा था। दिल्ली में किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि उससे ऊंची आवाज में बात कर ले। हाथ लगाने की तो बात बहुत दूर की थी। रेहान ने उसके चेहरे को छुआ और उसके हाथ कांप रहे थे। उसकी आंखें गुस्से और शर्म से लाल हो गई थी। वो यशिका और छाया के सामने पिट गया था। मामला दिलचस्प होता जा रहा था। रेहान ने खुद को संभालते हुए कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? मेरे बाप ने कभी मुझ पर हाथ नहीं उठाया। क्या तू जानता है मैं कौन हूँ? ध्रुव ने अपनी घड़ी देखी और गुस्से में फुफकारते हुए कहा, मैं तुम्हें 10 मिनट और दूंगा। अगर इन 10 मिनटों में तुमने उससे माफी नहीं मांगी तो मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि मैं कौन हूँ। रेहान गुस्से में था और उसे हर हाल में ध्रुव को सबक सिखाना ही था। क्या? तू कौन है बे? दिल्ली में नया आया है क्या? ध्रुव ने उसे उसी के अंदाज में जवाब दिया, ठीक है, मैं तुम्हें बता दूंगा कि मैं कौन हूँ बे। ध्रुव रेहान पर 10 मिनट बर्बाद नहीं करना चाहता था। अगर उसने रेहान को ये रियलाइज नहीं करवाया कि वो कौन है और कितना पावरफुल है तो रेहान कभी भी उसके आगे नहीं झुकेगा। ध्रुव ने फोन उठाया और सीधे निहाल को फोन लगाया और वो बहुत गुस्से में था। आज पहली बार ध्रुव ने निहाल के सामने अपना गुस्सा निकाला था। निहाल, क्या तुम इस तरह से काम करते हो? मैंने पॉली स्ट्रीट और पॉली स्लम का काम दिया था, लेकिन तुमने इसे करने के लिए किसी भी एरी गैरी कंपनी को ठेका दे दिया। ध्रुव की बात सुनकर रेहान सोच में पड़ गया। क्या? रेहान को उम्मीद नहीं थी कि पॉली स्ट्रीट के ठेके की वजह से वो मार खाएगा, लेकिन वो 2 लड़कियों के साथ था और मार खाकर माफी मांगना उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट से बाहर था। रेहान इस समय तक ध्रुव को पीट पीट कर मार डालना चाहता था। रेहान गुस्से में था और जोर से चिल्लाया, वेटर! सभी वेटर्स ये तमाशा देख रहे थे। एक तुरंत उसके पास आ गया, लेकिन वेटर रेहान के बुलाने पर नहीं आया था। वेटर आया और उसने रेहान को पूरी तरह से नजरअंदाज कर उसे टोकते हुए कहा, सर आई एम सॉरी, आज हमारे शांग्रीला होटल के एक ऑनर्ड गेस्ट आ रहे हैं, इसलिए आप लोगों को होटल खाली करना होगा। क्या? रेहान को लगा कि उसने गलत सुन लिया है। क्या शांग्रीला इस समय अपना होटल खाली करने जा रहा था? ये कैसा मजाक था? शांग्रीला होटल कोई साधारण होटल नहीं था, तो इस जगह पर ब्लॉक बुकिंग कौन कर सकता था? भले ही कुछ लोग इतना खर्च उठा सकते हैं, फिर भी वो इस जगह पर ब्लॉक बुकिंग करने की हिम्मत नहीं करेंगे। साथ ही शांग्रीला होटल में ब्लॉक बुकिंग करने से उनके कितने ही वीआईपी गेस्ट्स नाराज हो सकते हैं। वेटर ने रेहान को फिर से याद दिलाया, सर हमारे मैनेजर ने कहा कि अगर आपने अभी तक बिल पे नहीं किया है तो कोई बात नहीं, पर प्लीज 10 मिनट के भीतर यहाँ से चले जाइए। लेकिन रेहान को लगा कि उसके लिए ध्रुव से निपटने के लिए केवल 10 ही मिनट काफी थे। उसने फोन उठाया और किसी को कॉल लगाया। पापा, मेरा शांग्रीला होटल में किसी से पंगा हो गया है। रेहान ने अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार पापा को इस तरह से कॉल किया था। थप्पड़ के कारण उसकी आवाज बैठ गई थी। रंधावा फैमिली की रियल एस्टेट कंपनी लगभग पूरे दिल्ली पर हावी थी, तो वो ध्रुव से क्यों डरेगी? जब रेहान के पापा ने उसका फोन उठाया और सुना कि उनका बेटा शांग्रीला होटल में है, तो उन्हें पता था कि मामले को निपटाना आसान नहीं है। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका बेटा किसके साथ भिड़ गया है। कोई भी ऐसा नहीं था जो रंधावा फैमिली की ओर आंख उठाकर भी देख सके। पापा ने समझदारी से बात की। सुनो रोहन, पहले अपनी तरफ से कुछ मत करना, मैं अभी आता हूँ। पंगा लेने से पहले रेहान के पापा भी देखना चाहते थे कि आखिर
रंधावा फैमिली पर हाथ उठाने की हिम्मत किसने की? जवाब में रेहान ने कहा, ठीक है पापा, पर जल्दी आना। मुझे ऐसा लगता है कि यह बेवकूफ रंधावा रियल एस्टेट को तबाह करना चाहता है और मुझे इसे अभी यहीं पर सबक सिखाना है। इतना कहकर रेहान ने फोन काट दिया। रेहान ये देखने के लिए बेताब था कि ध्रुव उससे दया की भीख मांगेगा तो कैसा लगेगा। रेहान ने यशिका और छाया की ओर मुड़कर देखा और उन्हें समझाया, तुम दोनों नीचे जाओ और मेरा इंतजार करो और मैं जल्द ही आ रहा हूं। मैं इसे संभाल सकता हूं और मैं नहीं चाहता कि तुम लोगों को किसी मुसीबत का सामना करना पड़े। यशिका ने सिर हिलाया और चल दी। उसे ध्रुव पर दया आ रही थी। रंधावा उसे छोड़ेंगे नहीं। उधर होटल के वेटर अपने काम पर लग गए थे। अब वेटर ने थोड़ी सख्त आवाज में कहा, सर आप लोग प्लीज बाहर जाकर बात करिए, प्लीज होटल खाली कर दें। रेहान कैसे मानता कि एक वेटर उसे ऑर्डर दे। रेहान ने ध्रुव का सारा गुस्सा वेटर पर निकालते हुए वेटर को एक जोरदार तमाचा जड़ते हुए कहा, तुम मुझे यहां से जाने को कैसे कह सकते हो? क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? रेहान वेटर पर चिल्लाया। वेटर को बुरा तो बहुत लग रहा था, लेकिन वो जवाब में कुछ भी नहीं कर सका। लेकिन वो जानता था कि अगर रेहान तुरंत नहीं गया तो वो किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा। केवल एक ही शख्स ऐसा था जो पूरे शांग्रीला होटल को बुक करवा सकता था, और वो दिल्ली का सबसे पावरफुल इंसान था। सभी बिजनेसमैन, बिजनेस टाइकून और हाई रैंक के ऑफिसर्स भी उसके सामने कुछ नहीं थे। मेरी आंखों से दूर हो जाओ। वेटर को थप्पड़ मारने के बाद रेहान का गुस्सा काफी हद तक शांत हो गया था, लेकिन जैसे ही उसने वेटर को डांटा तुरंत ही उसका फोन फिर से बज उठा। जब रेहान ने देखा कि ये उसके पापा की कॉल है तो उसने झट से फोन उठाया और पूछा, पापा क्या आप आ गए? फोन की दूसरी ओर पर उसके पापा ने हैरानी और दुख के साथ पूछा, बेटा तुम कहाँ हो? जवाब में रेहान ने कहा, मैं शांग्रीला होटल में हूं। तो पापा ने हड़बड़ाते हुए कहा, जल्दी करो और तुरंत वहां से निकल जाओ। क्यों? रेहान को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके पापा भी उससे होटल खाली करने को कह रहे थे। पापा ने फिर कहा, तुरंत उस जगह को छोड़ दो, जो कुछ भी होगा हम बाहर देख लेंगे। कौन आने वाला था जिसके नाम से रेहान के पापा भी डर गए थे? क्या उस आने वाले का रेहान से कुछ लेना देना था? क्यों, क्या हुआ? तुम जा रहे हो? वो जाने ही वाला था कि ध्रुव ने उसका मजाक बनाते हुए कहा, वेटर को दिखाओगे नहीं? तुम्हारा बाप कौन है? रेहान ने गुस्से में ध्रुव को गरियाते हुए कहा, हाँ तुम बेवकूफ हो। मुझे लगता है कि तुम्हें अभी तक खबर नहीं मिली है। ये होटल खाली होने वाला है क्योंकि किसी ने शांग्रीला होटल को बुक करा लिया है। तुम शायद जानते नहीं होगे कि पूरे शांग्रीला होटल को बुक कराने में कितना खर्च आता है। रेहान का मतलब साफ था कि रंधावा फैमिली ऐसे किसी भी इंसान को उकसाने की हिम्मत नहीं करेगी जो पूरे होटल को बुक करने की क्षमता रखता हो। रेहान ने आगे कहा, अगर तुम में हिम्मत है तो यहीं रुको। पूरे शांग्रीला होटल की साफ सफाई का काम खत्म हो चुका था। फ्लो मैनेजर हर चीज और हर जगह को बारीकी से जांच रहे थे। सर प्लीज बाहर जाइए। इस बार वेटर नहीं बल्कि एक मैनेजर ने रेहान को बाहर निकालने के लिए कहा। रेहान कितना भी बड़ा इंसान क्यों ना हो, मैनेजर ने अगर उसे जाने के लिए कहा था तो उसे जाना ही था। रेहान के जाने से पहले वो पीछे मुड़कर ध्रुव से कहना नहीं भूला, ध्रुव गिल, बेहतर होगा कि तुम नीचे आ जाओ। उस दिन उसे ध्रुव को दिखाना था कि वो कौन है और उसके जैसा अमीर आदमी कैसा व्यवहार करता है। इसके अलावा उसे ध्रुव को रियल एस्टेट की ताकत दिखानी थी। हालांकि रेहान की बात खत्म होती ही मैनेजर ने अपनी बात बदल दी। सॉरी सर, मैं केवल आपको यहाँ से बाहर निकलने के लिए कह रहा हूँ। रेहान को विश्वास नहीं हुआ। उसने फिर से पूछा, तुम ये जगह खाली करा रहे हो ना क्योंकि किसी ने ये होटल बुक किया है? रेहान के कहने का मतलब था कि केवल वो ही एक अकेला क्यों जाए, ध्रुव को भी होटल छोड़ना होगा। उसकी बात पर मैनेजर ने टॉन्ट मारते हुए कहा, क्या मुझे अपना फैसला लेने से पहले आपसे पूछना होगा? मुझे किसे जाने के लिए कहना है और किसे नहीं, ये फैसला मैं करूंगा। लेकिन ध्रुव ने रेहान को तमाचा जड़ दिया। रंधावा फैमिली से होने के नाते वो इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था। भले ही उसने ध्रुव के सामने घुटने टेक दिए हों, पर रंधावा फैमिली ऐसे हार नहीं मानेगी। कैसे भी रेहान को ध्रुव से बदला लेना था। उसी समय किसी के कदमों की आवाज से होटल गूंज उठा। पैरों की आवाज के साथ वॉकिंग स्टिक की आवाज भी आ रही थी। शानदार कपड़ों में एक उम्रदराज इंसान धीरे धीरे होटल में आ रहा था। वो साधारण इंसान नहीं लग रहा था। उस शख्स का ऑरा देखकर रेहान हैरानी से खड़ा था। ऐसा शानदार इंसान भी दिल्ली में रहता है? रंधावा फैमिली को इस आदमी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इससे भी ज्यादा हैरत की बात यह थी कि वो शख्स सीधे ध्रुव के पास आकर बोला, मिस्टर गिल, हमने पूरा होटल बुक कर लिया है। मैं यहाँ आपसे पर्सनली माफी मांगने आया हूँ और यह आपका एहसान चुकाने का एक छोटा सा तरीका है। इसीलिए प्लीज मेरी गलतियों को माफ कर दें। ये गिल फैमिली का वही बटलर था
जिसने कहा था कि वो ध्रुव को डिनर कराना चाहता है। ध्रुव के अलावा उसे किसी और की परवाह नहीं थी। इसके बाद वो ध्रुव को इज्जत देने के लिए 90 डिग्री तक झुक गया। ये देखकर रेहान का सांस लेना मुश्किल होता जा रहा था। उसे लगा उसका दिमाग फटने वाला था। क्या चल रहा है? इस शख्स ने ध्रुव को डिनर कराने के लिए पूरा शांग्रिला होटल बुक कर दिया था। हालांकि ध्रुव को वो बटलर बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने बिना किसी एक्सप्रेशन के देखा और पूछा, क्या मैंने तुम्हारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया था? क्या मैंने कहा था कि मैं यहाँ डिनर करना चाहता हूँ? बटलर का चेहरा कांप उठा। उसने बात को संभालते हुए कहा, सर, अगर आप किसी परेशानी में हैं तो इसे सुलझाने में मैं आपकी मदद करने को तैयार हूँ। रंधावा फैमिली को उखाड़ फेंकने में मुझे ज्यादा समय नहीं लगेगा और इसमें मुझे कोई समस्या नहीं है। ध्रुव को खुश करने के लिए बटलर ने कोई कसर नहीं छोड़ी। अगर वो शांग्रिला होटल में ना होता तो रेहान को लगता कि दोनों मिलकर ड्रामा कर रहे हैं। जवाब में ध्रुव ने कहा, नहीं थैंक्स, लेकिन तुम्हें मेरे काम के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। ध्रुव को यह बटलर बिल्कुल पसंद नहीं आया। साथ ही निहाल ने उसे सिखाया था कि हाई लेवल में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप मेंटल चेस गेम खेलने में अच्छे हों। लेकिन अभी ध्रुव को दिखावा करना नहीं आता था। बटलर का चेहरा एक पल के लिए शांत हो गया। उसके चेहरे का असंतोष एक पल में दूर हो गया। साफ था उसे कठिन सिचुएशन से निपटने का अच्छा खासा एक्सपीरियंस था। बटलर ने थोड़ा सोचकर कहा, अगर कुछ छोटे मोटे कॉकरोच ने मिस्टर गिल को उकसाया है तो इससे आपको खुद निपटाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद बटलर ने अपना फोन निकाला और किसी को कॉल करते हुए कहा, रंधावा रियल एस्टेट की टोटल एसेट्स कैलकुलेट कर मुझे बताओ। हाँ, खासकर हमने उनके साथ जो डील की है, टोटल कर मुझे कॉल करो। ये सुनकर रेहान कांप उठा। ये कोई ड्रामा नहीं लग रहा था। क्या ये सब उसकी वजह से हो रहा है? इसके अलावा ध्रुव का बैकग्राउंड देखकर रेहान को इस पर जरा भी विश्वास नहीं हो रहा था। रेहान को समझ में नहीं आ रहा था कि इस वक्त क्या करे। 2 मिनट से भी कम समय में बटलर को रंधावा फैमिली की कुल संपत्ति का पता चल गया। बटलर ने ध्रुव की तरफ देखकर कहा, सर, अब ये आपको तय करना है कि रंधावा को बैंकरप्ट करना चाहते हैं या उन्हें खत्म करना चाहते हैं। मैं आपका ऑर्डर सुनना चाहूंगा। क्या वो रंधावा फैमिली को बर्बाद करने जा रहा था? अगर बटलर ने पूरा शांग्रिला होटल ना बुक किया होता तो रेहान को इन सब पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। रेहान बेहद घबराया हुआ था। तभी उसका फोन फिर बज उठा। उसके फोन की स्क्रीन पर नजर डालने पर पता चला कि कॉल उसके पापा का था। ऐसी स्थिति से निपटने का उसके पास कोई रास्ता नहीं था। पापा जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा मतलब हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। रेहान ने डरते हुए कहा। आज से पहले वो दिल्ली में किसी को भी रौंद सकता था, लेकिन आज उसने किसी ऐसे शख्स को नाराज कर दिया था जिसे वो अफोर्ड नहीं कर सकता था। फोन की दूसरी तरफ से रेहान के पापा की घबराई हुई आवाज आई, प्रकाश, तुमने किसे नाराज किया था? जिस शख्स ने कल रात हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे, वो आज अचानक हमसे कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना चाहता है। वो हमारी कंपनी के डेमोलिशन के परमिट देने से मना कर रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो हमारी कंपनी ठप हो जाएगी। रेहान ने अपने सामने ध्रुव को देखा और उसका दिल बुरी तरह कांप रहा था कि कोई इंसान था या कोई भगवान। दिल्ली में ऐसा कोई कैसे कर सकता है? कोई इस हद तक पावरफुल कैसे हो सकता है? फोन रखने के बाद रेहान की आंखों से आंसू बहने की कगार पर थे। रेहान ने रोते हुए कहा, मिस्टर गिल, मुझे लगता है कि मुझसे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई है। सब कुछ मेरी गलतफहमी के कारण हुआ है। रेहान को उम्मीद नहीं थी कि जिस शख्स से यशिका ने निपटने के लिए कहा था वो ध्रुव था, और जो निशा की मदद के लिए आया था वो ध्रुव था, और जिसके आगे रंधावा भी डर कर कांप रहे थे वो भी ध्रुव है। जाहिर है ध्रुव ही वो शख्स था जिसने पाली स्लम और पाली स्ट्रीट के डिमोलिशन का फैसला किया था। रेहान कहता जा रहा था, आई एम सॉरी, प्लीज मुझे एक मौका दें। रेहान बुरी तरह डर गया था। उसे समझ में आ गया कि उसकी ध्रुव के सामने कोई औकात नहीं है। इतने लंबे समय से उसकी फैमिली ने कड़ी मेहनत कर ये जगह बनाई थी जिसे ध्रुव चाहे तो एक पल में खत्म कर सकता था। ध्रुव ने अपना सिर घुमाया और निशा की ओर देखा, जो अभी भी होटल के बाहर खड़ी रो रही थी। ध्रुव ने इतना ही कहा, मैं फिर से कहूंगा, जाकर निशा से माफी मांग लो। उसके बगल में तृप्ति ने अपनी बहन के आंसू पोंछने के लिए जिस टिश्यू पेपर का इस्तेमाल किया था वो भी पूरे फर्श पर बिखरे हुए थे। साथ ही कुछ टिश्यूज एक डस्टबिन में अभी भी दिख रही थी। निशा और तृप्ति को ऐसी हालत में देखकर ध्रुव का दिल पसीज गया और उसने मन ही मन कहा, रेहान रंधावा, तुम्हें क्या लगता है तुम किसी के चेहरे पर थूक सकते हो, किसी को भी बेइज्जत कर सकते हो? ठीक है, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि किसी को बेइज्जत करके किसी के दिल में ठेस पहुंचाने का सही तरीका क्या है।
मैं तुम्हें निशा और तृप्ति से माफी मांगने के लिए केवल 5 मिनट का समय दूंगा। फिर फर्श पर रखे टिश्यू पेपर को उसी तरह निगल लेना जैसे तुमने उसके चेहरे पर थूका था। क्या रेहान मानेगा ध्रुव की सजा? क्या ध्रुव ले पाएगा निशा का बदला?